नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। महाराजगंज में भारत सरकार केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने पनियारा विधानसभा क्षेत्र के नगरौली में मुख्य अतिथि के तौर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई। मौके पर क्षेत्रीय विधायक ज्ञानेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के संबोधन को अपने शब्दों में व्याख्यान कर पंकज चौधरी ने लोगों को समझाई और पंडित दीनदयाल के विचारों पर प्रकाश डालकर व्याख्यान किया। वहीं मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। महाराजगंज में भारत सरकार केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने पनियारा विधानसभा क्षेत्र के नगरौली में मुख्य अतिथि के तौर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई। मौके पर क्षेत्रीय विधायक ज्ञानेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के संबोधन को अपने शब्दों में व्याख्यान किया। वहीं मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कन्नौज में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने छात्रों को टैबलेट बांटे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनको नमन करने के साथ पखवाड़ा की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुए सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत टैबलेट वितरण सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पुष्प अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इसके बाद मंत्री असीम अरुण शहर के एक गेस्ट हाउस में छात्र छात्राओं को ई टैबलेट वितरित करने पहुंचे। टैबलेट पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। उनका कहना था कि अब पढ़ाई में आने वाली कई दिक्कतों का आसानी से हल हो सकता है। मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को साड़ी भी वितरित की और इसके अलावा उन्होंने लोकल फॉर वोकल के तहत आयोजित प्रदर्शनी को भी देखा और हस्तशिल्पियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे। कन्नौज में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने छात्रों को टैबलेट बांटे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनको नमन करने के साथ पखवाड़ा की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुए सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत टैबलेट वितरण सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके बाद मंत्री असीम अरुण शहर के गेस्ट हाउस में छात्र छात्राओं को ई टैबलेट वितरण करने के लिए पहुंचे और इसके बाद बच्चों ने खुशी जाहिर की। टैबलेट पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। उनका कहना था कि अब पढ़ाई में आने वाली कई दिक्कतों को आसानी से हल किया जा सकेगा। वहीं मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी साड़ी वितरित की और इसके अलावा उन्होंने लोकल फॉर वोकल के तहत आयोजित प्रदर्शनी को भी देखा और हस्तशिल्पियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे। आज इस अवसर है जब हम लोग सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से ये शुरू हुआ और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन तक चलेगा। और आज स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग। तो इन तीनों अवसर पे आज यहाँ कन्नौज में ओडीओपी के तहत प्रदर्शनी लगी है। हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं अपने साथियों को उद्यमिता की ओर, नए बिजनेस शुरू करने की ओर। बच्चों को अभ्युदय योजना के तहत कोचिंग की दी जा रही है, नौकरियों की नीट जेईई। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने आगरा पहुंचकर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। योगी सरकार के 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने पर उन्होंने हिस्सा लिया और सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। दानिश आजाद अंसारी ने कहा है कि योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया है। वहीं कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा है कि शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए भी सरकार लगातार कार्य कर रही है। योगी सरकार पॉइंट ओ के 6 महीने पूरे हो चुके हैं और मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने उपलब्धियां गिनवाई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। शिक्षा के स्तर को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए भी सरकार लगातार कार्य कर रही है। योगी सरकार के 6 महीने के कार्यकाल को पिछले 5 साल के भी कार्यकाल और इस योगी 2 के 6 महीने थे, ये बेमिसाल है और इसने सिद्ध कर दिया है
कि काम करने वाली सरकार बरसों बाद उत्तर प्रदेश की जनता को मिली है, जो जनता के लिए काम कर रही है, जो कि फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। विपक्ष का तो हर काम में सवाल खड़ा करना एक फैशन बन गया है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं। आज योगी सरकार के कार्यकाल को 6 महीने पूरे हुए हैं और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि विगत 6 महीनों में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए और उत्तर प्रदेश के एक एक जन के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम किया है। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, तमाम मुद्दों पे योगी सरकार ने पूरी गंभीरता से कार्य करते हुए आज यहाँ के नौजवानों को अच्छे रोजगार से जोड़ने का काम किया। संभल के कैला देवी मंदिर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव और पूर्व सांसद डीपी यादव ने दर्शन किए, जिसके बाद उन्होंने यादव पुनर्जागरण मिशन की सभा को संबोधित किया। इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा है कि हम सबको मिलकर यदुकुल उत्थान पुनर्जागरण मिशन को मजबूत बनाना है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यूपी के सभी चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय सपा विधायक पिंकी यादव पर तंज कसा, जिसके बाद युवाओं ने अहिर रेजिमेंट के नारों के साथ पोस्टर उछालने शुरू कर दिए। वहीं डीपी यादव ने भी एक डिग्री कॉलेज खोलने का वादा किया है और इस दौरान डीपी यादव ने बताया है कि सभी यादव परिवार के साथ साथ अन्य जातियों के लोगों को भी साथ लाना होगा, जिससे हमारा मिशन और भी कामयाब बन सके। शिवपाल यादव का बयान, यूपी में चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे, सपा विधायक पिंकी यादव पर तंज कसा है। संभल की कैला देवी मंदिर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव और पूर्व सांसद डीपी यादव ने दर्शन किए और इसके बाद उन्होंने यादव पुनर्जागरण मिशन की सभा को संबोधित किया। इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा है कि सबको मिलकर यदुकुल उत्थान पुनर्जागरण मिशन को मजबूत बनाना है और साथ में ये भी कहा है कि चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय सपा विधायक पिंकी यादव पर तंज कसा है, जिसके बाद युवाओं ने अहिर रेजिमेंट के नारों के साथ पोस्टर उछालने शुरू किए। डीपी यादव ने भी एक डिग्री कॉलेज खोलने का वादा किया है और इस दौरान डीपी यादव ने बताया है कि सभी यादव परिवार के साथ साथ अन्य जातियों के लोगों को भी साथ लाना होगा, जिससे हमारा मिशन और भी कामयाब बन सके। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। कन्नौज से बड़ी खबर, बच्चे की हत्या का मामला 2 दिन पहले हुई थी हत्या, पिता ने ही की थी बच्चे की हत्या, पत्नी से विवाद में बेटे को मौत के घाट उतारा, आरोपी को गिरफ्तार पुलिस ने भेजा गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिन पहले हुई थी हत्या, पिता ने ही की थी बच्चे की हत्या। कन्नौज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बच्चे की हत्या का मामला 2 दिन पहले बच्चे की हत्या की गई थी, पिता ने ही बच्चे की हत्या की और पत्नी से विवाद में बेटे को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। गोसाईगंज कोतवाली के सौंसरापुर गांव में पूरा मामला बताया जा रहा है। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बच्चे की हत्या का मामला 2 दिन पहले ही बच्चे की हत्या हुई थी। उसके बाद पूछताछ और भी जानकारी जुटाने के बाद ये पता लगा है कि पिता ने ही अपने बच्चे की हत्या की है, पत्नी से विवाद में बेटे को मौत के घाट उतार दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे, कन्नौज से बच्चे की हत्या का मामला 2 दिन पहले हुई थी हत्या और एक क्रूर पिता ने ही अपने बच्चे की हत्या की थी, पत्नी से विवाद में बेटे को मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। गोसाईगंज कोतवाली के सौंसरापुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 2 दिन पहले ही एक बच्चे की हत्या की गई थी। पूछताछ और भी जानकारी जुटाने के बाद यह खुलासा हुआ कि पिता ने ही बच्चे की हत्या की थी। थाना गोसाईगंज क्षेत्र में दिनांक 23/9/22 को एक महिला ने अपने पति के विरुद्ध अपने बच्चे को अपहृत कर लिए जाने के संबंध में
तहरीर देकर धारा 363 के तहत एक एफआईआर दर्ज कराई थी। तलाश और जांच के दौरान बच्चे के मृत अवस्था में मिलने पर आरोपी से गहन पूछताछ की गई, जिससे यह बात स्पष्ट हुई है कि ये दोनों पति पत्नी हैं और कतिपय कारणों से पत्नी से विवाद के बाद इस व्यक्ति ने अपने बच्चे की उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आगरा पहुंची। ताजनगरी आगरा में आनंदीबेन पटेल के दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की। राज्यपाल ने आगरा के खंडारी कैंपस में भोजन किया और इसके बाद भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक भवन का निरीक्षण किया और खंडारी परिसर में कुलपति और अन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात की। आगरा से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आगरा पहुंची। ताजनगरी आगरा में आनंदीबेन पटेल के दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। राज्यपाल ने आगरा के खंडारी कैंपस में भोजन किया और इसके बाद भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक भवन का निरीक्षण किया और साथ ही खंडारी परिसर में कुलपति और अन्य अधिकारियों के साथ मुलाकात भी की। राज्यपाल आनंदीबेन का आगरा दौरा, संस्कृति भवन का निरीक्षण किया, खंडारी के कुलपति से मुलाकात की। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। हमीरपुर से बड़ी खबर, एक बुजुर्ग ने लगाई नदी में, बुजुर्ग महिला ने लगाई नदी में छलांग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमीरपुर से बड़ी खबर, बुजुर्ग महिला ने नदी में लगाई छलांग। हमीरपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, यमुना पुल के ऊपर से महिला ने छलांग लगाई है। स्थानीय मछुआरों ने बुजुर्ग को डूबने से बचाया है। मछुआरों की सूचना पर पुलिस पहुंची, बुजुर्ग को जिला अस्पताल में इसके बाद भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमीरपुर से, जहां पर एक बुजुर्ग महिला ने नदी में छलांग लगा दी है। इसके बाद कुछ मछुआरों ने उनकी जान बचाई है और अस्पताल में बुजुर्ग महिला को भर्ती कराया गया है। पुलिस इसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी में जुटी हुई है। सदर कोतवाली इलाके के यमुना नदी में छलांग लगाई है बुजुर्ग महिला ने। हमीरपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, यमुना पुल के ऊपर से बुजुर्ग महिला ने छलांग लगाई है। स्थानीय मछुआरों ने बुजुर्ग महिला को डूबने से बचाया है। इसके बाद इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है और लोगों से पूछताछ भी कर रही है। पूछताछ करके जानकारी इकट्ठा कर रही है कि आखिर महिला ने यमुना में क्यों छलांग लगाई। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कुछ मछुआरों ने बुजुर्ग महिला की जान बचाई है और उन्हें नदी के किनारे ला करके उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया है कि क्यों इस बुजुर्ग महिला ने यमुना नदी में छलांग लगाई है। बुजुर्ग महिला, बड़ी खबर आपको बता रही है हमीरपुर से, जहां पर एक बुजुर्ग महिला ने नदी में छलांग लगाई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मंत्री दयाराम सैन ने बरेली का दौरा करते हुए कहा है कि 2024 चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह तैयार है और 2024 में बसपा की एक ऐसी पार्टी जिसके गठबंधन से सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि बसपा की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर था, लेकिन मौजूदा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री दयाराम सैन ने बरेली का दौरा करते हुए कहा है कि 2024 चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है और 2024 में बसपा की एक ऐसी पार्टी जिसके गठबंधन से सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि बसपा की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर था, लेकिन मौजूदा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। 2024 के चुनाव के लिए बीएसपी तैयार है पूरी तरह से, दयाराम सैनी ने बयान दिया है। पूर्व मंत्री दयाराम सैनी बरेली के दौरे पर रहे और इसके बाद 2024 चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है, उनका कहना है ये। और साथ ही 2024 में बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी गठबंधन से सरकार बनेगी, उनका कहना है ये। और उन्होंने ये भी कहा है कि बसपा की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर था, लेकिन मौजूदा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और भी जाने लॉ एंड ऑर्डर में कमी है, ऐसा इनका कहना है।
समाज सेवा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। पूरी सरकार में मैं ये कोशिश करता रहा कि जितने लोगों के साथ मैं चाय पी सकूं, जितने लोगों के साथ संपर्क कर सकूं, जितना मैं दौड़ सकता हूं उतना दौड़ूं। तो मैंने जो लोगों के साथ प्यार जोड़ा, लोगों के साथ जुड़ा रहा, उनके बीच आता जाता रहा, तो प्यार मुझे खींचता है। आज बरेली मंडल में जो कार्यक्रम पीलीभीत में होने जा रहा है, प्रतिभा सम्मान समारोह, मुझे मुख्य अतिथि के रूप में वहां महाराजगंज के कोठीबाग थाना क्षेत्र के चमकौली गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 44 नामजद समेत 95 अज्ञात पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें से 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और दरअसल 11 महीने पहले हुई हत्या मामले में बीते रात 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें एक पक्ष के 5 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के लोग भारी संख्या में पहुंचे, जिन्होंने दूसरे पक्ष के लोगों के घरों में आग लगा दी, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। हंगामा हुआ और सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। इसके बाद हालातों पर काबू पाया गया। दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर घरों में लगी आग को बुझाया। पुलिस ने गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। गांव के ज्यादातर लोग गांव से पलायन कर गए हैं। महाराजगंज से आपको यह खबर बता रहे, गांव चमकौली छावनी बन गया है। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें कि एक पक्ष के 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 44 नामजद समेत 95 अज्ञात पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें से 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और दरअसल 11 महीने पहले हुई इस हत्या में बीती रात 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें से एक पक्ष के 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के लोग भारी संख्या में पहुंचे और जिन्होंने दूसरे पक्ष के लोगों के घरों में आग लगा दी, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों पर काबू पाया। काकोरी थाना के बगुआ गांव में पुरानी रंजिश में एक व्यक्ति रामशंकर की दबंगों ने लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करते हुए बताया है कि मृतक रामशंकर यादव जब घर के बाहर बैठे हुए थे तो इस बीच उनके पड़ोसी ने पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज करना शुरू कर दिया और इसके बाद दबंगों ने रामशंकर को मारना पीटना भी शुरू कर दिया। और जब बेटी ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो दबंगों ने उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी, जिस हमले में उनकी बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। दबंग दोनों को धमकी देकर भाग गए, वहां से फरार हो गए। इस मामले की जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर रामेश्वर कुमार ने बताया है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही रामशंकर की मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल बेटी की हालत भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। काकारू थाना के बुगहू गांव में पुरानी रंजिश में एक व्यक्ति रामशंकर की दबंगों ने लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करते हुए बताया है कि मृतक रामशंकर यादव जब घर के बाहर बैठे हुए थे, इस बीच उनके पड़ोसी ने पुरानी रंजिश को लेकर के गाली गलौज करना शुरू किया और इसके बाद दबंगों ने रामशंकर को मारना पीटना भी शुरू किया। और इसके बाद जब बेटी ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो दबंगों ने उसके साथ भी मारपीट शुरू की और इस हमले में बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। दबंग दोनों को धमकी देकर फरार हो गए। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी में जुटी हुई है पुलिस। वहाँ पे एक लेडीज जा रही थी यहाँ से, उधर से आ रही थी लाइन से। तो ऐसा हुआ कि उधर से ये देख रहा कि गाड़ी भी आ रही है और ये बीच में थी, तो उसको बचाने के चक्कर में दौड़ा काशी दौड़ा और बता रहा है कि बचा लें उसको, नहर से भी बचाना है और गाड़ी से भी बचाना है। तो उसके चक्कर में ये उसको बचाने के चक्कर में वो भी लेके चला गया। दोनों का पैर बचा, लेडीज का वो चला गया है इसी में नहर में और लेडीज में भी है अभी तक जेंट्स। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। हमीरपुर से बड़ी खबर, श्रद्धालुओं की बस को एआरएम ने रोका। इटावा और अय्या हमीरपुर होते हुए चित्रकूट जा रही थी बस। पूरे दस्तावेज होने के बावजूद भी एआरएम ने रोकी बस। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बस स्टॉप पर हंगामा किया। सदर एसडीएम एआरटीओ की सूझबूझ से इसके बाद रवाना हुई बस। हमीरपुर सदर मुख्यालय के बस स्टैंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बस स्टॉप पर हंगामा करना शुरू कर दिया। सदर एसडीएम एआरटीओ ने बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमीरपुर से श्रद्धालुओं की बस को एआरएम ने रोका। इटावा और अय्या हमीरपुर होते हुए चित्रकूट जा रही थी बस। पूरे दस्तावेज होने के बावजूद भी एआरएम ने
बस को रोकी। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने बस स्टॉप पर ही जमा करना शुरू कर दिया। इसके बाद एसडीआरएम, एसडीएम और एआरटीओ के सूझबूझ से बस को रवाना किया। हमीरपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं ने बस स्टॉप पर जमकर हंगामा किया है। यहाँ गाड़ी खड़ी हुई और ये गाड़ी आ रही थी। किसने रोका बस आपकी? कर्मचारियों ने। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? करतनाथ के दर्शन के लिए। लखनऊ में डीआरएम ऑफिस के पास नहर में अज्ञात महिला का शव मिला है, जहां शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने गोताखोरों की मदद से महिला का शव नहर से बाहर निकाला। खबर सीतापुर से है, जहां शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई दिशा बैठक जंग की अखाड़ा बनते बची। दरअसल शनिवार को दिशा बैठक का आयोजन हो रहा था और इसकी अध्यक्षता सांसद राजेश वर्मा कर रहे थे। इस बैठक में नरेगा आवास शौचालय गन्ना विभाग में घोटाले के प्रूफ देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर बड़ा मुद्दा बन गया है। तो वहीं विधायकों का कहना था कि जब विकास भवन के अधिकारी डीएम की नहीं सुनते तो भला हमारी क्या सुनेंगे। वहीं मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी ने भी पीएम आवास में घोटाले पर सवाल उठाया है। फिर कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही का गुस्सा डीएफओ बृजमोहन शुक्ला पर फूट पड़ा। बता दें कि बैठक में डीएम अनुज सिंह, सीडीओ अक्षत वर्मा, सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। सीतापुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर कलेक्ट्रेट विभाग में एक बैठक हुई। सांसद राजेश वर्मा ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बता दें कि ये बैठक जंग का अखाड़ा बनते बनते बच गया, क्योंकि यहां पर कई सारे सवाल खड़े हुए। देवरिया जिले के दुआबा में स्थित पिड्रा घाट पुल का अप्रोच नदी में गिर गया, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ उमड़ने लगी। बता दें कि यह सड़क देवरिया और बिहार को जोड़ती है और इस रास्ते से 52 गांव के लोग आवागमन करते हैं। वहीं अब पिड्रा घाट पुल का अप्रोच नदी में गिर जाने की वजह से लोग दहशत में हैं। देवरिया से आपको ये खबर बता रहे हैं, पिड्रा घाट पुल का अप्रोच धंस गया है और दहशत में 52 गांव के लोग हैं। देवरिया और बिहार को ये सड़क जोड़ती है। ये कहना है कि हम लोग 52 गांव के दुआबा करीब यहाँ पे 1.25 लाख की जनता यहाँ पे जो है वास करती है यहाँ पे। और शासन प्रशासन से सिंचाई विभाग से दुआबा की जनता ने हमेशा यहाँ पे कहा कि यहाँ खतरा होने वाला है। प्रशासन, सिंचाई विभाग, कोई भी हो, किसी भी दुआबा की जनता की आवाज नहीं सुनी। और आज कल जो है कल रात 4 बजे के आसपास में यहाँ घटना घटी है। धस गया नीचे और दोनों बाधित हो गया है। और मुख्यालय से ये जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग है, दुआबा की जनता को मुख्यालय से जोड़ने का यही मुख्य मार्ग है दुआबा की। सुबह 4 बजे धस जाने के कारण उदयपुर से जो घाट का पुल है ये धस गया था, जिसके कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया। प्रशासन से मैं मांग करता हूँ लोगों को आने जाने की कोई दिक्कत न हो। यह रोड देवरिया जिले से बिहार में जाता है और ये सीधे से कौलिया मोकर से और ये अयोध्या के लिए चला जाता है। ये मार्ग है जिससे अगर ये अवरुद्ध रहा तो काफी परेशानी का सामना। कुशीनगर में पुलिस ने अवैध नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है और इसी अभियान के तहत थाना पटरौना और स्वाट की संयुक्त टीम में सुभाष चौक के पास से एक लग्जरी वाहन जायलों से तस्करी कर ले जा रही थी। 40 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा के साथ और एक देसी तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। पकड़े गए गांजे की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है।
रायबरेली में आरजेवाईएस ग्रुप और राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन ने अपने 8 वर्ष पूरे होने पर स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पवन सक्सेना और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भारद्वाज ने शिरकत की। मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर राष्ट्रीय जागरण युवा संगठन के अध्यक्ष अमित भारद्वाज और संस्थापक सचिव सौरभ शर्मा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पूरे 7 राज्यों के 30 जिलों में विस्तार के लिए पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र देकर के सम्मानित किया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों में एडवोकेट पंकज मिश्रा को विधि सलाहकार और विशाल मल्होत्रा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। इसके अलावा बरेली मंडल में युवा संगठन का भी विस्तार किया गया। इस दौरान महिला सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश की महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अश्विनी चौधरी और फरहत नकवी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा ने अपनी कार्यकारिणी का भी विस्तार किया। खबर बदायूं से है, जहां जिला सैनिक कल्याण विभाग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम संयोजक अंकित शुक्ला के नेतृत्व में किया गया, जिसमें स्वातंत्र्य समर, राष्ट्रीय विभाजन, राष्ट्रीय रक्षा, शहीद सैनिकों, असंख्य बलिदानियों और अनगिनत क्रांतिकारियों जिन्होंने देश हित में परिणय को स्वीकार नहीं किया, और ऐसे में शहीद सैनिकों को पितृपक्ष में श्रद्धा नमन, शहीद सैनिक श्राद्ध कार्यक्रम कराया गया। इस अवसर पर मनोज शुक्ला, चेतन मिश्र, मनीष सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हमारे भाई हैं, इन कामों के लिए आगे से आगे आते रहें, क्योंकि हमारे जो सेवा कर रहे हैं देश की सेवा करते हैं। हमारे सैनिक भाई वो शहीद होते हैं, उसके बाद आज जानते हैं हम लोग माता पिता को भी काफी ऐसे लोग होते हैं जो पानी नहीं देते। हम लोग तो शहीदों को याद करना चाहिए, क्योंकि जब वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, आज हम उनकी वजह से सो रहे हैं, सपनों की नींद सो रहे हैं, वो अपने को निछावर कर रहे हैं, तब हम उनकी वजह से सो रहे हैं। हमको उनका सम्मान। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।